आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा आवाज नहीं है। चैप्टर 11 का लास्ट टॉपिक है और आपका एमडीकेट का सिलेबस भी यही है। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा है ना, वो आपके एमडीकेट के सिलेबस में नहीं है पर नम्स के सिलेबस में है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर कोई नम्स की टेस्ट देना चाहे तो वो भी हमने पढ़ लिया है। अभी एक ही लास्ट टॉपिक इसमें रहता है, एंट्रोपी। तो आप देखिए अकॉर्डिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी, वैसे तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है पर हमारे बुक में इसका इतना जिक्र नहीं है, थोड़ा शॉर्ट टॉपिक है। तो हम आज इसमें एंट्रोपी का अबाउट इसमें पढ़ेंगे। तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी, तो पहले तो हम देखें एंट्रोपी। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है एंट्रोपिया। इसमें से निकला एंट्रोपिया में से, और इसकी मीनिंग है ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी मीनिंग क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। एंट्रोपिया वर्ड में से निकला है एंट्रोपी, ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है ट्रांसफॉर्मेशन। अब एंट्रोपी की जो सिंबल हम लिखते हैं वो है एस। एस सिंबल है, एंट्रोपी की सिंबल एस है। अब एंट्रोपी की डेफिनेशन है, हम ऐसे लिखेंगे, मेजर ऑफ डिसऑर्डर्स, या मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, ऐसे भी लिख सकते हैं। डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम या मेजर ऑफ डिसऑर्डर, किसी भी सिस्टम में बिगाड़ जो है उसकी मेजरमेंट करें, जो बिगाड़ आ रहा है उसी को हम कह सकते हैं एंट्रोपी। या हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज एन अनअवेलेबल ऑफ यूजफुल एनर्जी, जो यूजफुल एनर्जी है उसमें कमी आना शुरू हो जाए तो समझो एंट्रोपी बढ़ना शुरू होगी। जो बॉडी की यूजफुल एनर्जी, मतलब जो एनर्जी काम में खर्च हो रही है, हमारी बॉडी की एनर्जी खर्च हो रही है, मतलब काम वाली एनर्जी वो कम होना शुरू हो गई है, उसकी गैर मौजूदगी। वैसे भी किसी बॉडी के अंदर अगर एनर्जी, हमारी बॉडी की एनर्जी कम आ जाएगी, कम पड़ना शुरू हो जाएगी, तो हमारी बॉडी में भी बिगाड़ आना शुरू हो जाएगा, डिसऑर्डर आना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, बॉडी में पेन आना शुरू हो जाएगा। मतलब वो सारा क्या है? डिसऑर्डर है, बिगाड़ है। इसी यूनिवर्स में देखो, कोल के रिजर्वायर्स हैं, पेट्रोल के रिजर्वायर्स हैं, डीजल के रिजर्वायर्स हैं, वो सारे रिजर्वायर्स कम हो रहे हैं डे बाय डे। मतलब वो यूजफुल एनर्जी है वो कम होना शुरू हो रही है, तभी सिस्टम में डिसऑर्डर आता है, तभी बिगाड़ आता है सिस्टम। हमारे इस धरती पे अगर लाइट जो है, सब हम रह रहे हैं इसमें, लाइट की लोड शेडिंग बढ़ जाती है तो वो बिगाड़ आना शुरू हो जाता है। मतलब वो भी यूजफुल एनर्जी है। वो यूजफुल एनर्जी जो है अगर अनअवेलेबल हो जाए तो बॉडी में डिसऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। तो इट इज अनअवेलेबल ऑफ यूजफुल एनर्जी। अब दूसरी पॉइंट ये लिखे, एंट्रोपी कैन नेवर बी मेयर। आप एंट्रोपी को मेयर ही नहीं कर सकते। तो आप समझ रहे हो, एंट्रोपी पढ़ रहे हैं, एंट्रोपी की मेजरमेंट नहीं कर सकेंगे तो फिर एंट्रोपी कैसे पढ़ेंगे? एंट्रोपी की मेजरमेंट नहीं कर सकते हम चेंज इन एंट्रोपी की मेजरमेंट कर सकते। जैसे पोटेंशियल एनर्जी की मेजरमेंट नहीं कर सकते हम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेजरमेंट करते हैं। जैसे इंटरनल एनर्जी की मेजरमेंट नहीं कर सकते, हम चेंज इन एनर्जी की मेजरमेंट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से चेंज इन एंट्रोपी की मेजरमेंट कर सकते हैं। एंट्रोपी की मेजरमेंट करना मुश्किल है, तो हम इसमें लिखेंगे चेंज इन एंट्रोपी कैन बी मेयर। चेंज इन एंट्रोपी को मेयर कर सकते हैं। अब चेंज इन एंट्रोपी की सिंबल है डेल एस, तो ये हमारे पास फार्मूला होगा टी। अब इसमें टी जो है ना,
कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आप एक ही बात यहां से ध्यान में बिठा लें, तो डेल एस का डायरेक्ट रिलेशन है डेल क्यू से। तो इसको हम डिफाइन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, द चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू हीट सप्लाई पर केल्विन। ये रिलेशन है ना, हीट सप्लाई पर केल्विन। ऐसा यूनिट इसका होगा जूल, और एसआई बेस यूनिट ये भी आ सकता है। एसआई बेस यूनिट क्या होगा इसका, एसआई बेस यूनिट, एसआई बेस यूनिट ये होगा इसका। देखो जूल पर केल्विन है, जूल जो है केजी, ये एसआई बेस है। एसआई बेस मींस फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके फॉर्म में हम इसको लिखें, तो एसआई बेस यूनिट है। अभी देखो इसमें हमने पहले लिखा है द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, उसके बाद लिखा अनअवेलेबल ऑफ एनर्जी, उसके बाद लिखा चेंज एंट्रोपी कैन बी मेयर, एंट्रोपी नेवर बी मेयर, एंट्रोपी को मेयर कर ही नहीं सकते हम। और उसमें हम लिखा टी कांस्टेंट है, तो डेल एस का डायरेक्ट रिलेशन क्यू से है। तो अब इसमें आप ये लिखेंगे, अगर डेल क्यू पॉजिटिव है तो समझो डेल एस भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है बढ़ना, और डेल क्यू नेगेटिव का मतलब है हीट गिवन टू सिस्टम, मतलब कितनी सिस्टम में हीट एंटर हो रही है या सिस्टम को हीट दे रहे हैं। दूसरा हम ये लिखेंगे डेल क्यू नेगेटिव, डेल एस भी नेगेटिव, मतलब इसमें ये होगा हीट रिजेक्ट, रिजेक्ट हो रही है, डेल एस क्या है, नेगेटिव है। अभी देखो हमारे अकॉर्डिंग ये पॉइंट लिखे, अकॉर्डिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये पॉइंट जरूर आप याद रखेंगे। एंट्रोपी अकॉर्डिंग सेकंड लॉ ऑलवेज increase or remains same, या अकॉर्डिंग सेकंड एंट्रोपी सिस्टम की या इंक्रीज होगी या सेम रहेगी, कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, नेवर डिक्रीज। क्यों डिक्रीज नहीं होगी उसका हम ये हमारे पास आंसर है। देखो ये हॉट बॉडी है T1 HTR, सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स में। ये कोल्ड बॉडी है, हीट कभी रिवर्स नहीं होती है, सेकंड लॉ में पढ़ा है आपने कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, नेवर रिवर्स बैक। जब हीट रिवर्स बैक ही नहीं होगी तो एंट्रोपी कैसे डिक्रीज होगी, डिक्रीज हो ही नहीं सकती। तो अकॉर्डिंग सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज और रिमेन्स सेम। अभी यहाँ पे आप एक पॉइंट दूसरे देखना, देखो ये हॉट बॉडी है जिसमें से हीट निकल रही है, जब निकल रही है तो इसमें हमने ये अभी ऊपर लिखा है क्यू नेगेटिव है, सिस्टम की हीट निकल रही है ना, इसमें हीट गेन हो रही है, पॉजिटिव, क्योंकि ये हीट गेन कर रहा है, ये क्या
टेम्परेचर जरूर इसका कम है इससे, और ये क्या कर रहा है, हीट को लॉस कर रहा है। जब डेल क्यू नेगेटिव है, नेगेटिव है, क्यों, हमें तो इस रिलेशन को देखना है, डेल क्यू का जो रिलेशन है उसको देखना है, और इसमें भी पॉजिटिव है। तो अभी इसको और देखें, डेल क्यू T1 नेगेटिव और डेल क्यू पॉजिटिव, क्योंकि डेल क्यू और डेल टी किसके बराबर, डेल एस के बराबर है। तो आप यहां पे ये लिख सकते हैं डेल एस ये लिख सकते हैं, क्योंकि डेल क्यू अपॉन T1 नेगेटिव है, क्योंकि इसमें से हीट निकल रही है, इसमें हीट गेन हो रही है, भले ये कोल्ड बॉडी है, हॉट बॉडी है, पर हमें तो ये देखना है जिस बॉडी में से, जिस सिस्टम में से हीट निकलेगी ना, तो उसकी एंट्रोपी कम होना शुरू होगी, जिसमें हीट इंटर होगी ना, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ना शुरू होगी। तो अब इन दोनों को हम ये लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। हालांकि आप ये सोच रहे हैं कि डब्ल्यू, हमने तो ये पढ़ा है T1 माइनस T2, ये बिल्कुल पढ़ा है, T1 हॉट बॉडी है, T2 कोल्ड बॉडी है, पर T1 हॉट बॉडी है, उसकी हीट निकल रही है, T2 कोल्ड बॉडी है, उसमें हीट इंटर हो रही है। तो ये है एंट्रोपी डेल एस डेल क्यू प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस, उसकी एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव। जो भी नेचुरल पॉजिटिव मतलब इंक्रीज होगी। आप यहां पे ब्रैकेट में लिख लें, all natural process, all physical process, all chemical process की entropy always positive। नंबर सेकंड में एडियाबेटिक प्रोसेस, डेल एस जीरो है, एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी जीरो है, एंट्रोपी जीरो नहीं है, चेंज एंट्रोपी जीरो है। क्यों जीरो है, क्यों जीरो है, हीट एंट्री नहीं है ना, सिस्टम में से ही रिलीज हो रही है ना, सिस्टम में हीट इंटर हो रही है। तो सिस्टम में हीट इंटर होगी मतलब कोई भी बॉडी हीट गेन करेगी तो हम कहेंगे एंट्रोपी पॉजिटिव है, कोई बॉडी हीट लॉस करेगी हम कहेंगे एंट्रोपी नेगेटिव है। इसमें ना हीट इंटर हो रही है ना लीव हो रही है, तो डेल एस क्या है, जीरो, मतलब चेंज इन एंट्रोपी जीरो है। क्यों जीरो है, जो भी, और ये एडियाबेटिक जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस है उसकी एंट्रोपी, जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्स आ जाता है बैक में, एडियाबेटिक रिवर्सिबल है, उसकी एंट्रोपी क्या होगी, जीरो, क्योंकि चेंज इसमें क्या है, जीरो है एडियाबेटिक। उसके बाद है आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल में आइसोथर्मल एक्सपेंशन, पॉजिटिव, हीट दे रहे हैं, क्यों, उसकी हीट ऐड कर रहे हैं, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डेल एस क्या होगी, पॉजिटिव। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन नेगेटिव, पर अकॉर्डिंग सेकंड लॉ नहीं, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स हमने लिखा है इंक्रीज और रिमेन सेम, सेकंड लॉ के बेस पे एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज होगी या सेम रहेगी, यूनिवर्स की एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज और रिमेन सेम, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, कम नहीं होगी, नेवर बैक। अच्छा, उसके अलावा इसमें लिखा डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम कैसे, सपोज हमारे पास ये एक बॉक्स है,
इसके अंदर ये बॉल है, ये बॉल है रेड बॉल, ब्लैक बॉल है। हम उसको शेक करना शुरू करें। हम जैसे शेक करेंगे ना तो इस बॉल जो पहले अरेंजमेंट में थे अब डिसअरेंजमेंट में आना शुरू हो जाएंगे। फिर कितना भी उसको हम शेक करते रहे, ये बॉल अपनी ओरिजिनल प्लेस पे वापस नहीं आने वाले, कभी भी नहीं आएंगे, कितना भी आप उसको शेक करें। जैसे सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में हीट हॉट टू कोल्ड फ्लो हो रही है, कभी भी एंट्रोपी सेकंड लॉ के तहत डिक्रीज होगी नहीं, क्योंकि हीट रिवर्स ही नहीं होती है, नेवर रिवर्स बैक, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट। मतलब एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है, हॉट बॉडी में से जब तक हीट रिलीज होती रहेगी कोल्ड बॉडी की तरफ, मतलब एंट्रोपी बढ़ती रहेगी। डे बाय डे एंट्रोपी बढ़ रही है, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, डे बाय डे यूनिवर्स का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर ये पूरी यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम पॉइंट्स तक पहुंच जाए, इन्फिनिट तक पहुंच जाए, तो हम उसको कहेंगे हीट डेथ। क्या हो जाए, मतलब यूनिवर्स की हीट सारी रिलीज हो जाए। हीट रिलीज होगी ना, मतलब सिस्टम हीट दे रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। तो एक फिजिक्स में हीट डेथ मतलब एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज टू मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम पॉइंट्स तक, तो उसको कहेंगे हीट डेथ। जहां पे हीट अवेलेबल नहीं होगी, गैस लॉस खत्म हो जाएंगे, क्यू जीरो हो जाएगी, तो एंट्रोपी मैक्सिमम पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी। तो अब परफेक्ट जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो है यूनिवर्स। हमारे बुक में लिखा हुआ है अगर आइसोलेटेड सिस्टम में चेंज आएगी तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी या सेम रहेगी। पहले तो आइसोलेटेड सिस्टम में चेंज आती नहीं, अगर उसमें चेंज आएगी तो एंट्रोपी या बढ़ेगी या उसकी सेम होगी, डिक्रीज नहीं होगी। पर एक बात ध्यान में रखें, अकॉर्डिंग सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज और रिमेन्स सेम, नेवर डिक्रीज। तो ये एंट्रोपी था, पॉजिटिव एंट्रोपी, नेगेटिव एंट्रोपी, एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज जीरो है। जो भी नेचुरल प्रोसेस है, ऑल नेचुरल प्रोसेस, उसकी एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो इरिवर्सिबल है, ये सारे नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल है, उसकी एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी, जैसे आइसोथर्मल है। हालांकि अकॉर्डिंग सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स में जैसे आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट रिलीज हो रही है, तो विथ रेस्पेक्ट टू हीट हम ये कह सकते हैं एंट्रोपी नेगेटिव है। बाकी एंट्रोपी होती नहीं है नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है इसमें। तो ये एंट्रोपी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें। ये सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स, ये 11 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अभी हम आगे चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे इसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी इसमें, मैग्नेटिक फील्ड होगी, नो, ये कांस्टेंट नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का कॉज है करंट का फ्लो होना या फील्ड में चेंज आना, मेटर में मौजूद होगी। जो भी मटेरियल बॉडी है उसके अंदर बाय नेचर चार्ज मौजूद होती है, ना इसको क्रिएट कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी चार्ज में एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेंजामिन फ्रैंकल ने ये फार्मूला में दिया था कि किसी बॉडी के अंदर हाउ मच पॉजिटिव चार्ज, हाउ मच नेगेटिव चार्ज, कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव, आप इसी फार्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अभी आप इसमें ये लिख सकते हैं हाउ बॉडी गेट चार्ज, बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, हाउ बॉडी गेट चार्ज। अब चार्जिंग के दो मेन प्रोसेस है, एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको कंडक्शन प्रोसेस कहेंगे, दूसरा है इंडक्शन प्रोसेस विदाउट टचिंग।
तो हाउ, अभी इसमें पहले है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा है इंडक्शन, बाय इंडक्शन प्रोसेस। इसको ट्रांसफर ऑफ मेथड या इसको हम कहेंगे कंडक्शन प्रोसेस। कंडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, इसमें होगा गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगा कंडक्शन प्रोसेस में। या इलेक्ट्रॉन गेन हो गए या लॉस हो गए, मतलब किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करें या इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करें, तो उसको कहेंगे हम बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेथड से वो बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, या कंडक्शन प्रोसेस से बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड करें। अभी इंडक्शन प्रोसेस, ये इंडक्शन प्रोसेस जो है इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज इन न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी की चार्ज को रीअरेंजमेंट करते हैं, उसकी रीअरेंजमेंट होती है। कब होगी, व्हेन वी brought near it चार्ज बॉडी, जब इसको चार्ज बॉडी के नजदीक लाएंगे तो न्यूट्रल बॉडी की जो चार्ज है उसमें रीअरेंजमेंट होगी। कैसे रीअरेंजमेंट, उसका एग्जांपल ये है हमारे पास। सपोज ये एक न्यूट्रल बॉडी है, मतलब इसके अंदर नेट चार्ज क्या है, जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव है। अभी मैं इसमें बना नहीं रहा हूं पॉजिटिव कितनी नेगेटिव, मतलब न्यूट्रल है, नेट चार्ज 0 है। ये मैं इसके नजदीक है दूसरी चार्ज, इसमें ही पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके नजदीक आने से यहां पे इसमें पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और यहां पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी इसके नजदीक आने से, क्योंकि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज थी वो रिपल हो गई, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गई। अब ये पहले न्यूट्रल बॉडी थी, अब ये चार्ज हो गई, किस प्रोसेस के तहत, अभी ये हुआ बाय इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन प्रोसेस से ये बॉडी चार्ज हुई है। और ये कंडक्शन प्रोसेस इलेक्ट्रॉन को गेन करे या लूज करे। अच्छा, चार्ज मेजर बाय M6 वगैरह मास सकता। चार्ज की मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से होगी, तो ये इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोमीटर। मैग्नीट्यूड कितना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। अच्छा, उसके अलावा नेचर ऑफ चार्ज, हमें कैसे पता चले इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, हमें कैसे पता चले, उसके लिए इलेक्ट्रोस्कोप, बड़ा होगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं किसी बॉडी के अंदर कितनी जो चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव, नेचर बता सकते हैं। चार्ज की डिडक्शन नेचर, या ऐसे कह सकते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। नेचर मतलब पॉजिटिव प्लेट कौन सी है, नेगेटिव प्लेट कौन सी है, वो किसकी मदद से बता, या किस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है किस प्लेट में नेगेटिव चार्ज है, या किसी बॉडी के अंदर चार्ज का अमाउंट कितना, उसके लिए हमारे पास है इलेक्ट्रोमीटर। तो ये सारा चार्ज का इंट्रोडक्शन है, गेन या लॉस। अभी इसमें मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि किसी बॉडी के अंदर प्लस 20 माइक्रो कूलम चार्ज है, किसी बॉडी के अंदर
तो अभी आपको ये बताना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे जो उस बॉडी के अंदर 20 माइक्रोकूलम चार्ज रहेगी। आप कैसे उसके लिए ये फार्मूला है, ये फार्मूला पड़ा है आपके पास। अभी इसमें n जो है ना, n इंटीजर है 1 2 3, n क्या इंटीजर है, ऑल इंटीजर। तो हमें कैसे पता है, हमें क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो n इज इक्वल टू ओवर ई। तो हम इसमें 20 माइक्रो, अभी कैलकुलेशन आपको करनी है, इजी है कैलकुलेशन, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन का तादाद मिल जाएगा। 20 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज, इसकी जगह पे नेगेटिव कि -20 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला है। किसी बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, कितनी चार्ज होगी, फार्मूला वही है, सिर्फ यहां पॉजिटिव जगह पे नेगेटिव आएगा। 10 इलेक्ट्रॉन 10 लिखें, 10 ही, ओके। अभी उसके अलावा है चार्ज कंजर्व प्रॉपर्टी कंजर्व होगी चार्ज में, एडिटिव प्रॉपर्टी है चार्ज, क्वांटाइज्ड भी है, मतलब चार्ज कांस्टेंट होगी। क्यों क्वांटाइज्ड है, इसके समझने के लिए देखो ये है हमारे पास, अभी n की वैल्यू, n तो इंटीजर है, 1 2 3 4 5, जो के 2 रखे थे उसको आप इस बेसिक वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल बेसिक यूनिट है चार्ज। तो Ne, तो इसलिए चार्ज क्वांटाइज्ड होगी 1 2 3 4 5, इससे मल्टीप्लाई। ऐसे नहीं होगा चार्ज जो 1.5 हो, ऐसे नहीं हो चार्ज 0.5 हो, किसी बॉडी के अंदर जो चार्ज होगी वो क्वांटाइज्ड होगी। उनका मतलब है चार्ज कांस्टेंट होगी, जितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किए हैं उतनी नेगेटिव चार्ज इसमें होगी, अगर 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए उतने 10 पॉजिटिव चार्ज इसमें होगी। मतलब चार्ज को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी इसमें सपोज ये हमें आ जाए कि 10 इलेक्ट्रॉन एडेड टू ए बॉडी, तो Q 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किए ना, तो आपको ये फार्मूला रखना है, ये फार्मूला 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो आप माइनस सिंबल देंगे, n की जगह पे 10 और इसकी जगह -9। अब में हम कहें प्रोटॉन रिमूविंग फ्रॉम बॉडी, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो ये होगा पॉजिटिव। अब उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, 50 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, मिनिमम चार्ज किसी बॉडी के ऊपर भाई कम से कम कितनी चार्ज होगी, 1 ई के बराबर होगी, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसके बराबर होगी मिनिमम चार्ज ऑन किसी बॉडी के ऊपर। अभी चार्ज का प्रिंसिपल क्या है,
व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ चार्ज? अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ चार्ज? भाई प्रिंसिपल ये है, टू लाइक चार्ज रिपल्स टू अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ये इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ये अनलाइक चार्ज क्या होगी? अट्रैक्ट, अट्रैक्टिव। लाइक चार्ज क्या होगी? रिपल या रिपल्सिव। अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव, ये इसका प्रिंसिपल है। अब चार्ज गेन या लॉस कर रहे हैं, जो बॉडी चार्ज गेन कर रही है लॉस कर रही है, उस प्रोसेस को कहेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन। चार्ज गेन और लॉस द बॉडी called बॉडी को कैसे इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करने से, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से। व्हाट इज इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज? इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन, लाइक चार्ज रिपलियन। मतलब दो लाइक चार्ज है। अब दो लाइक चार्ज में ये हो सकता है दोनों पॉजिटिव, अनलाइक में ये हो सकता है कि नेगेटिव। लाइक चार्ज में दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं और दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ये चार्ज और चार्ज का प्रोसेस है, और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कैसे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, चार्ज की मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, और ये डिफरेंट मेथड है चार्ज। ये इसका इंट्रोडक्शन है, ये हमारे 12 चैप्टर का क्या है? इंट्रोडक्शन है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बाकायदा इसमें कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे, इसमें जो हमारे सिलेबस में भी है। कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट है। अब थोड़ा इस चैप्टर में ये है, और उसके बाद कैपेसिटर है।